हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दी चैनल। मैं आपका अपना कपिल अग्रवाल सर केमिस्ट्री की क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है बेटा, हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 दैट इज सॉल्यूशन स्टार्ट कर चुके हैं और उसके 3 लेक्चर हो गए। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था मैं बता देता हूं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन देखा था और साथ में हम लोगों ने मिक्सिंग देखी थी। मिक्सिंग ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप और सेम टाइप के सॉल्यूशंस की मिक्सिंग देखी थी और हम लोगों ने रिजल्टेंट सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशंस चेक करी थी। ठीक है, आज उसी लेक्चर को जहां हमने फिनिश किया था उस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे विद द नेम ऑफ लेक्चर नंबर 4। ठीक है, तो चलिए जल्दी से सभी लोग पेन पेपर निकाल के बैठ जाइए। बिल्कुल फोकस होकर सुनना है। आप लोगों को आज बहुत बढ़िया चीज मिलने वाली, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन टर्म में जो इंपॉर्टेंट 6-7 कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन टर्म इज ऑल अबाउट टू एंड, है ना, मतलब वो आज होने वाली है ऑलमोस्ट। तो उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। और मैंने आप लोगों को कहा था कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो है ना बेटा, वो सिंगल सिंगल जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म होती है ना, जैसे मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, वो मजेदार नहीं है। मजेदार पता है क्या है? जब इंटरमिक्सिंग होती है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की, या इंटर कन्वर्जन होता है कि भैया एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म दी है और दूसरे में कन्वर्ट करना हो, तो मजा है ना। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम्स लेके आया हूं। मैंने आप लोगों को कमिटमेंट किया हुआ है, आप लोगों को इसी चैनल पर अप टू एडवांस लेवल तक देखने को मिलेगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां पर लिख दीजिए कि सर हमें ये इस क्वेश्चन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये डाउट है। ठीक है, बाकी बेटा लगातार रिवीजन करना है। ठीक है, जेई मेंस सॉरी जेई 2027 की जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिल्कुल सीरियसली लेक्चर्स को रिवाइज कर देखना है, नोट्स को रिवाइज करना है। ठीक है, टाइम टू टाइम आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चीजों को लेक्चर्स को अपलोड करूं। पूरी कंप्लीट केमिस्ट्री आपको यही देखने को मिलेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, सॉल्यूशन लेक्चर नंबर 4। जैसा कि आप लोगों को पता है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में मोलैरिटी के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। मोलैरिटी आप लोगों को पता ही है क्या है। ठीक है बेटा, मोलैरिटी के बारे में बात कर ली हम लोगों ने, नॉर्मेलिटी के बारे में बात कर ली। आज हम मोल फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। और नॉर्मेलिटी जो है ना, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है। नॉर्मेलिटी पता होती है, नॉर्मेलिटी से हम लोग ग्राम इक्विवेलेंस देख रहे हो। ग्राम इक्विवेलेंस बहुत बढ़िया चीज है। वहां से हम लोग जब मिक्सिंग वगैरह करते हैं या डाइल्यूशन करते हैं तो बहुत सारी चीजें, वो बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है ना, वो बहुत अच्छे से समझ में आते हैं। तो नॉर्मेलिटी जो है ना, बहुत बढ़िया कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। आप उसको थोड़ा प्रैक्टिस करिए। जितनी मैंने यहां पे करवा दी वैसे तो सफिशिएंट है, बट आपको लगता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस और लगाने, तो आपको डीपीपीज और मॉड्यूल्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे हमारी ऐप पर और साथ में वेबसाइट पर। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए बेटा, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। साथ में आज हम बात करेंगे मोल फ्रैक्शन के बारे में, और उसके बाद कोशिश करेंगे एटलीस्ट ये 4 तो हम कवर कर पाए, क्योंकि पीपीएम, पीपीबी एंड सॉल्युबिलिटी तो फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक ही हो जाएगा। मतलब एक्चुअली में हम सॉल्यूशन चैप्टर में एंटर कर जाएंगे। तो क्या सर ये सॉल्यूशन नहीं है? ये सॉल्यूशन का बेसिक है, बिल्कुल बैकबोन है। अगर आपको ये चीजें अच्छे से आ गई तो फिर आगे चैप्टर में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी कॉन्सेंट्रेशन को लेकर। फिर डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट आएंगे, फॉर्मुलाज आएंगे, आपको कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, फॉर्मुला बताया जाएगा। बहुत इजी चैप्टर है। बस इस चैप्टर की एक ही दिक्कत है, जब तक टीचर पढ़ा रहा है, जब तक मास्टर पढ़ा रहा है, तब तक तो लगता है गुरुजी कितना मजा आ रहा है। लेकिन जैसे ही टीचर ने इसको पढ़ाना बंद किया, मैं गारंटी से कह सकता हूं बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस पढ़ के नहीं समझ पाते कि कहना क्या चाह रहा है। इसका मतलब आप सोच कर देखो, जब टीचर पढ़ा रहा तब तक तो बढ़िया लग रहा है, बट ऐसा क्या हुआ 1 महीने 2 महीने बाद? देखो सीधी सी बात है, रिवीजन नहीं हुआ और प्रैक्टिस की कमी है। बस ये 2 चीजें आप उस पर फोकस करिए। बहुत बहुत मतलब प्रैक्टिस नहीं जरूरत है। आप सिंपल भी काम करोगे, इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने यहां पर बताए हैं, डीपीपी मॉड्यूल के थ्रू आप लगा लोगे, आपसे एडवांस लेवल तक की प्रॉब्लम बन जाएगी। ठीक है, चलिए बेटा शुरू करते हैं। हाँ, उससे पहले क्वेश्चन है तो 2-3 क्वेश्चन निपटा लेते फटाफट से, ताकि हमारा लिंकअप बने लास्ट लेक्चर से। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था भैया, हमने 2 तरह के कॉन्सेप्ट पढ़े थे और साथ में नॉर्मेलिटी कॉन्सेंट्रेशन टर्म को भी हमने देखा था, मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर सॉल्यूशंस, और एक कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन हम लोगों ने देख लिया था। क्लियर है बेटा? चलिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, जल्दी से पेन पेपर निकाल के सॉल्व कर दीजिए। क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन रीड्स, मैं रीड कर देता हूं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 मोलर ऑफ 100 ml Na2SO4, ओके, Na2SO4 है ना, वॉल्यूम इज 100 ml एंड 2 मोलर, ओके, इज मिक्स्ड विद NaCl। NaCl के बारे में क्या बोलता है? 100 ml एंड 3 मोलर
एंड और भी मिक्स किया एक और चीज, क्या, CaCl2 कितना है बेटा 200 ml एंड 1 मोलर। अच्छा ओके, देन द रेशियो ऑफ द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ कैटायन एंड एनायन, है ना, इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन मतलब कैटायंस की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एनायंस की कॉन्सेंट्रेशंस का रेशियो आपको बताना है। तो पता कर सकते हो आप, कैसे पता कर सकते हो, देखो सीधी सी बात है, आपको बेसिकली स्क्वायर ब्रैकेट मतलब मोलैरिटी को बता रहा है, तो आपको मोलैरिटी ढूंढनी है। अच्छा एक बात बताओ, मोलैरिटी क्या होती है, मोल्स बाय वॉल्यूम, नीचे भी क्या होगा, मोल्स बाय वॉल्यूम। अरे पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो सेम ही है ना, क्योंकि एक ही सॉल्यूशन में कैटायन और एनायन प्रेजेंट है, तो यानी वॉल्यूम वॉल्यूम वाली टर्म्स तो खत्म हो जाएंगी। यानी बेसिकली मुझे करना क्या है, कैटायंस के नंबर ऑफ मोल्स ढूंढने, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैटायंस, एंड एनायंस के टोटल नंबर ऑफ मोल्स ढूंढने, बाकी काम मेरा हो जाएगा। चलिए बेटा, क्या आप लोगों को मोल्स कैलकुलेट करने आते हैं? यस, मैंने आप लोगों को बताया था, अगर क्वेश्चन में मोलैरिटी और वॉल्यूम गिवन है तो आपको मोल्स कैलकुलेट हो जाते हैं, क्या, molarity multiplied by volume in a liter, but here the volume is given in ml, so you will calculate the number of moles in milliliter, milli, okay, so आप लोगों के मिली मोल्स आएंगे, तो मैं मिली मोल्स लिख देता हूं टोटल। अच्छा ये मिली मोल किसके लिख रहा हूं मैं, सुन लो जरा ध्यान से, मैं मिली मोल कैलकुलेट कर रहा हूं Na2SO4 के, किसके कैलकुलेट कर रहा हूं बेटा, Na2SO4, तो कैसे लिखोगे, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम ml, मोलैरिटी बोलेंगे 2 इंटू वॉल्यूम बोलेंगे 100, दैट इज 200। कोई डाउट है क्या? अरे कोई डाउट है क्या? नहीं है, बहुत बढ़िया। हाँ कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं गुरुजी हमें तो लीटर में करना है, कर लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, लीटर में भी कर सकते हो, ठीक है। इधर आओ नीचे। अच्छा ये मोल्स आ गए, मिली मोल्स आ गए बेसिकली Na2SO4 के, तो मिली मोल आ गए, यानी मोल्स कितने हो गए, मोल्स हो गए सर, मिली मोल है ये 200, तो मोल्स हो गए 0.2। अच्छा एक बात बताओ, 1 मोल, अब आपने मोल कॉन्सेप्ट क्लास 11 में एक चीज पढ़ी है कि 1 मोल Na2SO4, 1 मोल Na2SO4 gives 2 moles of Na plus ion and 1 mole of SO4 minus 2 ion। मतलब आपको क्या करना है, Na2SO4 को ब्रेक करना है। Na2SO4 कैसे ब्रेक होता है, 2 moles of Na plus। अरे अगर एक मॉलिक्यूल Na2SO4 का पकड़ोगे तो उसमें दो नंबर ऑफ आयंस जो है, सोडियम आयन वो 2 मिलेंगे, यहां से दिख रहा है, और नंबर ऑफ सल्फेट आयन वो मिलेंगे, वो कितने मिलेंगे बेटा आपको, 1। तो यहीं से मैं बोल रहा हूं कि अगर एक मोल होगा तो उसमें 2 मोल आपको Na+ मिलेंगे और 1 मोल आपको सल्फेट आयन मिलेंगे, बट आपके पास 1 मोल नहीं है, आपने अभी कैलकुलेट किया 0.2, यानी कि यहां से कैटायन के मोल्स आ गए। कैटायन क्या था, Na+, बेटा बोलो कितने आएंगे, सोचो 1 मोल Na2SO4 2 देता है, तो 0.2 कितना देगा, 0.4, बहुत बढ़िया। अच्छा मोल्स आ गए सल्फेट आयन के, बोलो बेटा यहां से कितने आ जाएंगे, 1 मोल 1 ही देता है, तो 0.2 देगा। बस ऐसे ही बाकियों में भी करना है ना, और तीनों कैटायन को देख लेंगे, एनायन को देख लेंगे और रेशियो निकाल लेंगे, है ना, इजी क्वेश्चन। चलो भाई जल्दी से मैं डायरेक्ट करूंगा ना, ये सब नहीं करेंगे। चलो बेटा, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, अच्छा वॉल्यूम 0.1 लीटर है, डायरेक्ट करें अगर लीटर में ना तो मोल्स की, मिली मोल्स की जगह मोल्स आ जाएंगे। चलो मैंने दोनों बता दिए, मैं, आप समझो स्ट्रेटजी को, समझो, मैं एक ही क्वेश्चन में 2 बता दिए ताकि बच्चे को कंफ्यूजन भी ना हो। आप लोगों के गुरुजी आपने पहले एमएल से किया, मेरी कोशिश है कि मैं कोशिश करूं कि एक ही क्वेश्चन में आपको जितने कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है वो सब क्लियर हो जाए, ठीक है। बच्चा मिली मोल मोल्स दोनों को क्लियर कर दिया, एक ही क्वेश्चन में हो गया, ठीक है। चलो बेटा, वॉल्यूम है 0.1 लीटर, मोलैरिटी है तो इसके मोल्स आ जाएंगे, मोल्स NaCl, मोल्स ऑफ NaCl आगे 0.1 into 3 दैट इज 0.3, और NaCl कैसे टूटता है, Na+ एंड Cl-, तो मोल्स ऑफ Na+ आ जाएंगे 0.3, सिमिलरली मोल्स ऑफ Cl- आ जाएंगे 0.3। कोई डाउट है क्या? क्यों? क्योंकि 1 मोल NaCl 1 मोल Na+ देता है, 1 मोल ही Cl- देता है, तो 0.3 मोल्स ऑफ NaCl विल गिव यू 0.3 मोल्स ऑफ Na+ एंड 0.3 मोल्स ऑफ Cl-, यस और नो। अच्छा इधर आ जाओ जल्दी से, सर हमें 0.2 लीटर पता है क्या वॉल्यूम, मोलैरिटी पता है, तो जल्दी से हम लोगों ने मोल्स कैलकुलेट कर दिए, किसके, CaCl2 दैट इज कैल्शियम क्लोराइड। बोलेंगे बेटा कैल्शियम क्लोराइड के मोल्स कितने आ जाएंगे, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 0.2। अच्छा 0.2 मोल्स कैल्शियम क्लोराइड विल गिव 0.2 मोल्स ऑफ कैल्शियम आयन बोल रहा हूं, मतलब कैल्शियम +2 का बात कर रहा हूं, एंड 0.4 मोल्स ऑफ क्लोराइड आयन। हाँ देखो 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड 2 मोल क्लोराइड आयन देता है, तो 0.2 0.4 देगा।
क्लियर है? तो बस बेटा अब यहां से अपन चेक कर लेते हैं। बताओ भाई क्या कह रहा है, कैटायंस क्या है, कैटायंस क्या है? तो कैटायंस चेक करेंगे 0.4, 0. कैटायंस तो पता है ना, प्लस वाले, हाँ 0.4, 0.3, 0.2, 4, 3, 7, 2, 9, ओके 0.9 डिवाइड बाई एनाइन चेक कर लेते बेटा 0.2, 0.3, 0.4, 4, 3, 7, ओके ये भी 0.9, तो 0.9 डिवाइड बाई 0। एक चीज सुनना, मैं यहां पर एक्चुअली वॉल्यूम ऑलरेडी कट गया है, इसलिए मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया है कि जो कॉन्सेंट्रेशंस की कैटायन एनायन की कॉन्सेंट्रेशंस का रेशो है, इसका मतलब वो ये कह रहा है कि जो मोल्स है कैटायन एनायन के उनका रेशो दे दो। तो मैंने डायरेक्टली मोल्स का रेशो ले लिया, वही आपकी कॉन्सेंट्रेशंस का रेशो होगा। तो 0.9 डिवाइड बाई 0.9, तो बेटा 1:1 आ गया, मतलब 1:1 का मतलब क्या हो गया, ये रहा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था और कर सकते थे आप लोग, ऐसा कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं था। चलिए बेटा आगे चलते हैं। नीट में जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं ना, वो इन चीजों को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। नीट वाले बच्चे भी देखें इस चीज को, नीट वाले बच्चों के लिए भी क्वेश्चंस हैं और अच्छे क्वेश्चंस हैं। और एक चीज और बता दूं बेटा, है ना, यहां पर मैं आप लोगों को जो करवा रहा हूं जेई के क्वेश्चंस, नीट के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी, एडवांस सब करवा रहा हूं। ठीक है, तो ऐसा मत समझना कि सर आप सिर्फ जेई मेंस पढ़ा के निकल गए, एडवांस कहां है, या सिर्फ एडवांस पढ़ाते हो नीट कहां है, सब है इसमें। आप थ्योरी नहीं बदलती, बहुत ज्यादा नहीं बदलती, अप टू मेंस लेवल तो ऑलमोस्ट सेम रहती है। एडवांस में कहानी थोड़ी सी बदल जाती है, एडवांस में कुछ टॉपिक्स ऐड होते हैं, कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स अंदर से आते हैं, तो वो कहानी भी हम देखते हैं। देखो अब ये आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, एक बार देख लेते हैं क्या कह रहा है। व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.2 मोलर H2SO4, ओके, सॉल्यूशन शुड बी मिक्स्ड विद 40 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH। दिमाग काम करना चाहिए, जब भी H2SO4 और NaOH मतलब इस तरह का कुछ दिख जाए, मतलब सेम नहीं है, एसिड और बेस, एसिड बेस आए तो रुको, समझ लो और सोचो, क्या एसिड बेस डायरेक्ट मिक्स हो जाएंगे? नहीं, रिएक्शन होती है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, तो बस वही रुकना है, आपको चेक करना पड़ेगा, क्या ग्राम इक्विवेलेंट चेक करने पड़ेंगे। तो देखो क्या कह रहा है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ H2SO4, 0.2 मोलर H2SO4 को मिक्स करें 40 ml 0.1 मोलर NaOH के साथ, ताकि जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है ना, वो एक तो H2SO4 का हो। गुरुजी ये क्या कहना चाह रहा है, H2SO4 का हो मतलब, सुनो H2SO4 है, NaOH है, H2SO4 की मोलैरिटी गिवन है क्वेश्चन में 0.2, इसका कितना वॉल्यूम ऐड करें, यही पूछ रहा, व्हाट वॉल्यूम, ओके, किसमें, NaOH के साथ। NaOH क्या है, ये रहा 40 ml 0.1 मोलर, ताकि मिक्स करने के बाद जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बने वो H2SO4 हो उसमें, मतलब एसिडिक हो। अगर H2SO4 बच गया, इसका मतलब ग्राम इक्विवेलेंट H2SO4 के ज्यादा था। ये वाली बात मैंने आप लोगों को बताई थी, बस यहीं से कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया। ओके, और जो कॉन्सेंट्रेशन, जो सॉल्यूशन बचा H2SO4 रिजल्टेंट सॉल्यूशन, उसकी मोलैरिटी इतनी हो, तो बेटा कुछ नहीं करना, सिंपल गेम है। आप क्या करो, आपके पास दो चीजें हैं, क्या क्या है मैं लिख देता हूं, एक तो है H2SO4 और एक है आपके पास NaOH। अच्छा, इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकता हूं, वैसे मैं मोल कॉन्सेप्ट से भी कर सकता हूं और ग्राम इक्विवेलेंट से कर सकता हूं। मोल कॉन्सेप्ट से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, रिएक्शन लिखोगे, बैलेंस करोगे और उसके बाद मोल मोल एनालिसिस लगा के आप कोशिश करोगे इस क्वेश्चन को खत्म करने की। लेकिन बेटा आप एक चीज समझो, जब हमने ग्राम इक्विवेलेंट्स पढ़ लिए तो मतलब मुझे ना तो रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत होती है, ग्राम इक्विवेलेंट यही तो कहता है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट, मत करो रिएक्शन को बैलेंस। व्हेन लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस इज व्हाट, व्हेन 1 gram equivalent of A reacts with 1 gram equivalent of B, it will always give you 1 gram equivalent of C and 1 gram equivalent of D। ये है, that is law of chemical equivalent, मतलब सबके ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल करने हैं, बस यही करना है। तो सुनो इधर, मैं क्या करूंगा, H2SO4 का वॉल्यूम मान लेते हैं ना, लेट वॉल्यूम इज V। देखो मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से बताता हूं, इसलिए मैं हर चीज लिखता हूं, पर आप समझो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके पास ये थोड़ी टाइम है, लेट वॉल्यूम इज V। बोर्ड की तैयारी थोड़ी है बेटा, बोर्ड के लिए थोड़ी लिख रहे हो आप, जेई की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, एडवांस तक जा रहे हो, तो आपकी माइंड में होनी चाहिए। लेकिन मेरा काम है लिखवाना, क्योंकि मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि भैया आप लोगों को नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। और इस लेक्चर को जो है सिर्फ बहुत अच्छे बच्चे नहीं देख रहे होंगे, एवरेज भी देख रहे होंगे, बिलो एवरेज भी होंगे, वो कोशिश कर रहे हैं इंप्रूव करने की। जो बच्चे अच्छे हैं वो और अच्छा होना चाह रहे हैं, तो मेरा काम है बिल्कुल जीरो से, बेसिक से लेकर चलना। इसलिए मैं हर चीज लिखता हूं, क्योंकि लिखने के बाद जब बच्चा खुद भी नोट करेगा तो कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, लेट वॉल्यूम इज V है ना, क्या माने बताओ, ml में ही मान लेते हैं। अगर ml में मान रहे तो बेटा ध्यान रखना, मिलीग्राम इक्विवेलेंट की जगह, सॉरी ग्राम इक्विवेलेंट की जगह मिलीग्राम इक्विवेलेंट आएंगे। ठीक है, चलो बेटा शुरू करते हैं। ओके, तो H2SO4 की वॉल्यूम दे रखा, मान लिया मैंने VML है और मोलैरिटी दैट इज गिवन एज 0.2।
NaOH के बारे में बात करते हैं। वॉल्यूम इज गिवन एज 40 ml एंड मोलैरिटी इज गिवन एज 0.1। और मुझे पता है इन दोनों को जब मैं मिक्स करूंगा तो मुझे पता है ये एसिड है और ये बेस है। एसिड बेस रिएक्शन जो होती है वो तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में उसने मुझे बोला है कि 3 केस हो सकते हैं। अपन को पता है ना 3 केस हो सकते हैं, या तो एसिडिक सॉल्यूशन हो सकता है बचने वाला, या बेसिक हो सकता है, या न्यूट्रल हो जाए। पर उसने बोल दिया H2SO4 है कि रिजल्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ये है, तो इसका मतलब सॉल्यूशन एसिडिक है। यानी कि हमें यह पता लग गया कि ग्राम इक्विवेलेंट, मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 वो ऑब्वियस सी बातें ज्यादा होने वाले। किससे? बेस से। पर है कितने? तो क्या आपको मिलीग्राम इक्विवेलेंट निकालने आते हैं? यस। बोलो बेटा फॉर्मूला, फॉर्मूला याद होने चाहिए आपको। बोलो, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर। अरे नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम ही तो किया बेटा। मोलैरिटी 0.2, वॉल्यूम बोलेंगे V ही है गुरुजी, एन फैक्टर H2SO4 2, दैट इज 0.4V। ओके, यस और नो, यस और नो, बहुत बढ़िया। आगे आएंगे बेटा। सिमिलरली मैं क्या कैलकुलेट करूंगा? मैं मिलीग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करूंगा NaOH के, है ना। मैं मिलीग्राम इक्विवेलेंट चेक कर रहा हूं NaOH के, दैट इज अगेन सेम कहानी, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर। वॉल्यूम आपका ml में है, बोलेंगे भाई 0.1 इंटू वॉल्यूम है दैट इज 40 ml, एन फैक्टर इज NaOH का 1, ये आ जाएगी कहानी 4। अच्छा सुनो जरा ध्यान से, मुझे एक चीज पता है। अब आप बोलोगे कि सर आप इन दोनों में कैसे पता करोगे कि किसके ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा है? अरे बोला तो है क्वेश्चन में कि H2SO4 बच रहा है, यानी मुझे इतना पता है कि H2SO4 के ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा है। अब सुनो, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या कहता है? अगर NaOH के 1 ग्राम इक्विवेलेंट होते तो उसके 1 ग्राम इक्विवेलेंट को खा जाता, तो 2 के लिए 2, तो 4 के लिए 4 चाहिए। बट उसने बोला पूरा नहीं खा रहा है, बच गया है, तो एक्चुअली में ये ज्यादा है, तो कितना बच गया? तो दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस कर दो, तो देखो इधर देखो, तो ग्राम इक्विवेलेंट, मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 जो बचेंगे, ये लेफ्ट वाले है ना बेटा जो बच गए। बोलो भाई कितने बचेंगे? गुरुजी 0.4V माइनस 4। हाँ या ना? हाँ या ना? बहुत बढ़िया। अगर आप लोगों को बेटा H2SO4 के बचे हुए मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स मिल गए तो नॉर्मेलिटी लिख सकते हो। बोलो भाई, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला बोलेंगे। नॉर्मेलिटी क्या होती है? मिलीग्राम इक्विवेलेंट वो रहे 0.4V माइनस 4, ओके, डिवाइड बाय नीचे आता है वॉल्यूम। अब सुनना, मैंने यहां पर मिलीग्राम इक्विवेलेंट रखे इसलिए वॉल्यूम भी मिली में ही रखूंगा। अब मल्टीप्लाई मत कर देना 1000 से, ठीक है? तुम बोलोगे गुरुजी आपने वॉल्यूम ml में रखा है, तो आपने हमको सिखाया था वॉल्यूम 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। अरे बेटा वो तब थी जब ऊपर ग्राम इक्विवेलेंट है, ऊपर है ही मिलीग्राम इक्विवेलेंट। क्लियर है? तो आपको ऊपर अगर मिलीग्राम इक्विवेलेंट है तो नीचे वॉल्यूम ml में रख दो, सिंपल गेम है। बोलो भाई वॉल्यूम कितना होगा? तो मुझे तो दिख रहा है टोटल वॉल्यूम होगा V, ये रहा V प्लस 40, V प्लस 40। अच्छा गुरुजी V मांग रहा है, ठीक है, ये कहां है? अरे दे रखी है, देखो ये रही। सर ये तो मोलैरिटी है। अरे नॉर्मेलिटी पता है, मोलैरिटी पता है तो नॉर्मेलिटी नहीं निकाल सकते? पता है नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी, ये रही मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। अबे बचा क्या है सॉल्यूशन में? H2SO4, तो H2SO4 का एन फैक्टर है 2 इक्वल्स टू 0.4V माइनस 4 अपॉन 40 प्लस B। बेटा यहां से इसको सॉल्व करेंगे ना, देखो जरा सा मैं करके दिखाता हूं। 6/55 इक्वल्स टू, ये 2 से खत्म हो जाएगा तो ये 0.2V माइनस 2 बाई, ओके, V प्लस 40। थोड़ा सा सॉल्व जल्दी करते हैं ना। 6V प्लस 240 इक्वल्स टू 11V माइनस 110। ओके, अच्छा एक बात बताओ, ये 110 इधर आएगा तो 250 350 इक्वल्स टू 11V माइनस 6V 5V। ओके, वॉल्यूम आ गया बेटा 70। अरे 350/5 70 ml आ गया भाई, आ गया। यस, देखो भाई था क्वेश्चन, मजा आया, बहुत बढ़िया। चलिए बेटा नोट कर लो जल्दी से, बढ़िया क्वेश्चन था, चीजें सीखने को मिली। आगे और अच्छे से और अच्छा अपग्रेड करते हैं। उससे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, दैट इज मोल फ्रैक्शन। जल्दी से वीडियो पॉज करो, नोट करो, ट्राई करना खुद से। नाउ द कॉन्सेंट्रेशन टर्म, न्यू कॉन्सेंट्रेशन टर्म मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के बिना अधूरा है जीवन, क्योंकि ये बहुत जगह काम आती है। मोल फ्रैक्शन कुछ नहीं है, आपको नाम से समझ में आ रहा है, फ्रैक्शन पार्ट है मोल का। अब यार टोटल में उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के कितने मोल्स हैं वही तो होगा, और वो कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। मोल फ्रैक्शन वाला पार्ट अगर किसी सॉल्यूशन में चेक कर रहे हो, क्लियर है, वो हमेशा क्या होगा? लेस देन 1। अगर पर्टिकुलर अब है ही एक तो उसका मोल फ्रैक्शन क्या निकालोगे? वो तो 1 ही है।
पर अगर 2 या 2 से ज्यादा है तो वो लेस देन 1 ही होगा। सॉल्यूशन की बात करो, क्योंकि सॉल्यूशन का मतलब है मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 होमोजीनियसली मिक्स करते हैं जब। ठीक है, चलिए भाई बात करते हैं मोल फ्रैक्शन के बारे में। तो मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं एक्स, एक्स लिख दिया जाता है ना, इंडियन टीचिंग स्टाइल में लिख देते हैं, लेकिन एक्चुअली में इट इज साइन। ठीक है, commonly used symbol for mole fraction is x and subscript used on the right hand side of x denotes the component। क्या कह रहा है, कहानी को समझो जरा, कुछ नहीं है बेटा, एक बात समझते हैं, इधर सुनो। एक कंटेनर है ना, एक कंटेनर है, और मैंने आप लोगों को बोला बेटा इस कंटेनर में, ये मैंने कंटेनर में सॉल्यूशन बनाया, और सॉल्यूशन है बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात। बाइनरी सॉल्यूशन, जैसे ही मैंने बाइनरी बोला आपके माइंड में क्लिक किया, गुरुजी बाइनरी मतलब दो कंपोनेंट्स, दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स, बोलो भाई, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। मान लेते हैं जो सॉल्यूट है उसको आप ए नाम दे दो, मतलब ए और बी मत दो, चलो मैं तो सॉल्यूट सॉल्वेंट ही लिख दूंगा। वैसे ना बुक्स में या स्टैंडर्ड लोग लिख देते हैं ताकि बार बार सॉल्यूट सॉल्वेंट ना लिखना पड़े, ए बी से काम हो जाए, पर अपन तो चलो ए भी लिख देते। ठीक है, अगर अब बेटा सॉल्यूशन है तो मैंने बोला है ना, ए सॉल्यूट है और बी क्या है, सॉल्वेंट, ऐसा मान लेते हैं ना। तो मैं लिखूंगा कैसे, देखना जरा ध्यान से। अच्छा, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि इसमें ए के जो मोल्स हैं दैट इज Na, क्या बोल रहा हूं, सॉल्यूट के मोल्स हैं, मोल्स को स्मॉल एन से लिखते हैं, और किसके हैं, सॉल्यूट के, तो Na। सिमिलरली सॉल्वेंट के मोल्स Nb है ना, और एक Na Nb। अच्छा एक बात बताओ, टोटल मोल्स क्या होंगे, तो तुम बोलोगे गुरुजी Na प्लस Nb। सॉल्यूशन में जो टोटल मोल्स होंगे वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के तो होंगे। सॉल्यूट के मोल्स को आपने Na बोला है, सॉल्वेंट के मोल्स को आपने Nb बोला है। ये बात मैं सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, इसलिए सॉल्यूट सॉल्वेंट में मैंने बोल दिया एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। अगर ये नंबर ऑफ कंपोनेंट ज्यादा है तो फिर नंबर ऑफ टोटल मोल्स में जो है वो और आगे ऐड हो जाएंगे, Nc आ जाएगा, 4 कंपोनेंट तो Nd आ जाएगा, ऐसे कुछ भी लिख सकते आप लोग, है ना। एनसीईआरटी को अगर आप रीड करोगे तो उन्होंने 1 2 करके समेशन करके लगाया हुआ है, बट ठीक है, हमारे 90% काम जो होता है वो 2 कंपोनेंट्स को लेकर ही होता है, इसलिए हम 2 की बात कर लेते हैं। ठीक है बेटा, सुनना जरा ध्यान से, उसने क्या बोला है, तो बताओ इस कंपोनेंट, इसमें सॉल्यूशन में ए का मोल फ्रैक्शन कितना है। तो देखो क्या बोल रहा है, कॉमनली यूज्ड सिंबल क्या, मोल फ्रैक्शन का x, एंड सबस्क्रिप्ट यूज्ड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ x डिनोट्स द कंपोनेंट। तो x से क्या लिखोगे, सुनना जरा ध्यान से, x ए मतलब a का मोल फ्रैक्शन, a क्या है, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, तो आप बोलोगे क्या, गुरुजी मोल फ्रैक्शन अभी आपने बनाया, इस पर्टिकुलर कंपोनेंट का कितने मोल्स है टोटल में, और टोटल आप लोगों ने निकाल लिए, मतलब इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के कितने मोल्स है टोटल में, यही तो है। अरे हाँ अन्ना, बस बेटा इस कहानी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, Na अपॉन Na प्लस Nb। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ गुरुजी, अगर मोल फ्रैक्शन ए का निकाला है तो बी के भी होंगे, बिल्कुल होंगे, मैंने कहा मना किया। लो बेटा XB भी लिख सकते हो आप लोग। XB कैसे लिखा जाएगा, सिमिलरली वही सेम कहानी है, बी का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालो, बी कितने मोल्स हैं, बी के किसमें, टोटल में, तो बी के मोल्स किसमें, टोटल में। बेटा यहां से XB आ गया, बोलो भाई कितना आ जाएगा, NB अपॉन Na प्लस Nb। कोई डाउट है क्या बेटा, नोट्स बनाते जाओ जल्दी। अच्छा मजेदार चीज, मोल फ्रैक्शंस का सम जितने भी कंपोनेंट्स हैं, यहां तो 2 ही हैं, हमेशा 1 होता है, तो बेटा नोट डालकर लिख लेना, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज ऑलवेज 1। यस, यानी आप क्या लिख सकते हो, मोल फ्रैक्शंस ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट, यहां पर 2 ही है इसलिए XA प्लस XB का सम हमेशा 1 होगा। किसी को डाउट हो बेटा, ये रहा XA ये रहा XB, ऐड कर लो। जब आप XA और XB को ऐड करोगे तो Na बाई NT प्लस NB बाई NT, मतलब Na बाई Na प्लस NB और प्लस NB बाई Na प्लस NB। जब आप इनको ऐड करोगे तो Na प्लस NB बाई Na प्लस NB, सिमिलरली मतलब सिंपल कैलकुलेशन है 1 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिमाग नहीं लगाना, बहुत सिंपल है, लेकिन डायरेक्ट नहीं आता, इसका यूज होता है। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो पॉज करो, इसको नोट करो। अच्छा, ये कहानी जो है ना, ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में भी बताई जाती है। जिन बच्चों को याद होगा, जब हम 2 गैसेस को मिक्स करते हैं, और जब 2 गैसेस को मिक्स करते हैं तो वो पूछा जाता है कि बताओ इस गैस के मॉलिक्यूल्स की वजह से
पार्शियल प्रेशर कितना जनरेट होगा। तो आप लोगों ने सुना होगा अकॉर्डिंग टू लॉ, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, किसी भी गैस का वो क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर होता है। बस वही सेम कहानी है। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है बेटा? चलो जल्दी से नोट कर लो। अच्छा मजेदार कहानी, क्या इसकी कोई यूनिट होती है? क्या इसकी कोई यूनिट होती है? अरे नहीं होती। कैसे कैसे गुरुजी? अरे बेटा दो चीजों का रेशियो तो है, 2 मोल्स का रेशियो, यूनिट लेस हो जाएगा। 2 सेम क्वांटिटी है, उनका रेशियो ले रहे हो यूनिट लेस, तो मोल फ्रैक्शन की यूनिट कोई बोले तो बोल देना भैया यूनिट लेस है। अच्छा क्या टेम्परेचर डिपेंडेंट है? मना कर दो मुंह पे, बोलो ना गुरुजी, नो। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम नहीं आता, मास आता है। मास डज नॉट डिपेंड्स ऑन द टाइम। वॉल्यूम अगर होता तो टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी होती। क्लियर है? क्लियर है? चलो बेटा नोट करेंगे, जल्दी से आगे बढ़ेंगे। ओके, क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने, आप इजीली कर पाओगे। क्या बोल रहा है? डिटरमाइन द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल और मिथेनॉल। ओके, मिथाइल अल्कोहल एंड H2O। अच्छा हमसे क्या पूछ रहा है? देखो मोल फ्रैक्शन किसका? CH3OH का। अच्छा, और मोल फ्रैक्शन किसका पूछ रहा है? वाटर का। अच्छा, इन अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 5.7 ग्राम अल्कोहल। ये अल्कोहल मतलब मिथाइल अल्कोहल की बात कर रहा है। मिथेनॉल, मिथेनॉल का मॉलिक्यूलर वेट आप चेक कर सकते हो क्या? मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए, मिथेनॉल का मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालोगे? देखो बेटा इधर सुनो, 12 4 16 और 16 32 U। क्लियर है? अरे बोलो ना। सिमिलरली वाटर का तो मॉलिक्यूलर वेट 18 है, आप लोगों को पता है। चलो भाई तो सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला काम, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? सर मिथाइल अल्कोहल और मिथेनॉल के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मोल्स में मिथेनॉल के मोल्स प्लस वाटर के मोल्स। बहुत बढ़िया। अगर अलग से कैलकुलेट कर लो, इनको कैलकुलेट कर सकते हो क्या? यस। मोल्स कैसे कैलकुलेट करोगे? सर गिवन मास 5.7 बाई 32 मोलर मास अपॉन नीचे 5.7 बाई 32 प्लस नीचे क्या आएंगे? वाटर के मोल्स। वाटर क्या है? 50 ग्राम। 50 बाई मोलर मास, वाटर का मोलर मास 18। आ गया आंसर? कैलकुलेशन आपको करनी है ना, आप कर लो बेटा इसको। थोड़ी गंदी कैलकुलेशन दिख रही है, मतलब गंदी इन द सेंस कि भाई थोड़ा टाइम कंज्यूम करेगी। आप कर लेना, कोई बड़ी बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि कैलकुलेटर चलाना पड़ेगा, टाइम दे देना 1 से 1.5 मिनट, 1 मिनट लगेगा, आप कर लेना इसको सॉल्व। ठीक है, चलो भाई मोल फ्रैक्शन वाटर का कैसे निकालें? तो तुम बोलोगे गुरुजी मोल्स ऑफ वाटर डिवाइड बाई मोल्स ऑफ CH3OH प्लस मोल्स ऑफ H2O। फिर आप लिखोगे ऐसा कैसे? 50 बाई 18 अपॉन 5.7 बाई 32 प्लस 50 बाई 18। फिर आप इसको सॉल्व करोगे। ऐसा कर सकते हो बट मत करना क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है। आपने अभी अभी एक चीज पढ़ी है, मोल फ्रैक्शंस का सम 1 होता है, तो बेटा उसको कब यूज करोगे? कब यूज करोगे उसको? करो ना यहां पे यूज। जब आपने एक निकाल लिया तो दूसरा अपने आप आ गया ना। तो मोल फ्रैक्शन वाटर का क्या आ जाएगा? 1 माइनस ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH। बस यहां से आंसर दे देना। ये सब बकवास करने की जरूरत नहीं है। किसी भी एक का मोल फ्रैक्शन निकाल लो तो दूसरे का अपने आप निकाल लो 1 में से माइनस करके। ठीक है, और इसको यूज करेंगे इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है 1 माइनस करके, है ना, बहुत जगह काम आएगा। चलो बेटा तो ये कैलकुलेशन जल्दी से कैलकुलेट कर लो, आंसर रख लेना, अपने पास ही रख लेना। ठीक है, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है। कॉन्सेप्चुअल पार्ट मेरा होगा, कैलकुलेशन वाला पार्ट आपका होगा। कोशिश करूंगा जो गंदी कैलकुलेशन बहुत ही गंदी फंस जाएगी तो मैं सॉल्व करूंगा, बाकी नॉर्मल कैलकुलेशन आप कर लेना। ये बचपन में करते थे 5th 6th 7th क्लास में ना, डिवाइड करना और ये सब। तो बेटा आप लोग ये देख लो। नाउ नेक्स्ट, ओहो जिसका हमें था इंतजार। मैंने क्या कहा था आप लोगों को बेटा, अब है ना एक्चुअली जब क्वेश्चंस बनते हैं ना तो मतलब ऐसे बनते हैं कि फिर अब मजा आने लगता है। मजा इन द सेंस कि अब इंटर कन्वर्जेंस करवाएगा तो बस ये 2-3 कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, परसेंटेज वेट बाई वेट, वेट बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई वेट, इनको हो जाने दो। जैसे ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स खत्म होंगी देखना बेटा मर्ज करके कितने गंदे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलो भाई तो क्या कहता है, मास परसेंट लिखा हुआ है और वेट परसेंटेज भी बोलते हैं, और बेटा इसका एक और नाम है ना, परसेंटेज वेट बाई वेट। ठीक है, वेट बाई वेट, वेट बाई वेट मतलब ग्राम में और ग्राम में, लेकिन कौन सा वाला वो हमें देखना पड़ेगा। अच्छा सुनो 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 सुनो, आप लोगों ने ना ये फूड पैकेट्स वगैरह होते हैं या ड्रिंक्स वगैरह होती है, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह या हार्ड ड्रिंक्स वगैरह, जिनमें ना कुछ तो पैसे परसेंटेज कुछ तो लिखा होता है, जैसे W/W
W/V या V/V, ये देखे होंगे आप लोगों ने, कभी नहीं देखे तो आप पीछे देखना, उसको रैपर को चेक करना एक बार। उसका मतलब क्या है, किसी भी चीज को ना, जो भी, क्योंकि ये मैंने आपको बताया था कंसंट्रेशन टर्म जो ना बेसिकली इंडस्ट्रीज लेवल पे बहुत बढ़िया है ना, यूनिफॉर्मिटी प्रोवाइड करने के लिए बहुत बढ़िया चीज है। तो आप अगर कोई बोले आपको कि परसेंटेज वेट बाई वेट का मतलब क्या है, तो अगर आपके सामने ऐसा लिखा हो, ध्यान से सुनना बेटा, मजेदार कहानी है। अगर कोई आपके सामने आके बोले कि X% वेट बाई वेट ऑफ H3PO4 एक्वस सॉल्यूशन, ऐसा उसने लिख के दी दिया, ओहो मजेदार चीज। अगर उसने ये बोल दिया कि X% W/W है, तो इसको आपको पहले ओपन करना आना चाहिए। और ओपन कैसे करते हैं, तो देखो ध्यान से, स्टैंडर्ड है, बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते हैं आप, स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड चीज को आप चेंज नहीं करोगे। क्या कहता है, देखो एक चीज समझो, जो ऊपर वाला W है और जो नीचे वाला W है, मैंने आपको क्या कहा था, जब भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म बनाओगे ऊपर वाला हमेशा सॉल्यूट के लिए होगा, नीचे आता है या तो सॉल्वेंट या तो सॉल्यूशन। सॉल्वेंट की कहानी आपको सिर्फ मोलैलिटी में देखने को मिलती है, बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स में आप सॉल्यूशन ही देखते हो, 90% चीजों में आप सॉल्यूशन ही देखते हो, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, देखो बनवेट और वेट है तो ग्राम में आएगा, तो देखो ध्यान से क्या बनाओगे, x ग्राम, मैंने क्या कहा ऊपर वाला सॉल्यूट, तो x ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन, बोलो भाई नीचे वाला किसके लिए आता है, मैंने आपको क्या बताया, सॉल्यूशन के लिए, लेकिन अब फिक्स है, परसेंटेज में बात कर रहा है, इसका मतलब 100 ग्राम के लिए 100 ग्राम सॉल्यूशन। बस बेटा जिस दिन ये पता लग गया उस दिन आप बाकी खेल जाओगे। इस चीज का मतलब ये लिखा हुआ है, X% वेट बाई वेट का मतलब है X ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। अच्छा मजेदार चीज, बच्चे आते मेरे पास और बोलते गुरुजी ये आप हमें ये चीज तो लिख दी, कोई बात नहीं, क्या हम इस कहानी को ऐसा समझ सकते हैं क्या, X ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 माइनस X ग्राम सॉल्वेंट। अब देखो बेटा मैं आपको एक चीज बताता हूं, ठीक है, यहां पर्टिकुलर केस के लिए ये लाइन वैलिड हो सकती है, लेकिन जब आप परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम बाई वेट पढ़ोगे तो वहां कहानी गलत हो जाएगी। तो मैं क्या कह रहा हूं वो सुनो, कि स्टैंडर्ड है वो ये है, आपने इसको कन्वर्ट कर लिया अपने थॉट प्रोसेस से, क्यों, क्योंकि आपको यह पता था सॉल्यूशन इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट हो गया सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। क्लियर है, मैं क्या कह रहा हूं ये सही है, बट ये स्टैंडर्ड नहीं है, इस पर्टिकुलर केस के लिए लाइन सही है, ये पर्टिकुलर केस के लिए बात सही हो जाएगी। इज इट क्लियर, यस और नो, बहुत बढ़िया बेटा। अब सुनना जरा ध्यान से, आपको यहां से चोरी करनी है, गुरुजी चोरी करनी है, चोरी करना सिखाते हो बेटा, चोरी करना है डेटा की, क्यों, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन सॉल्व होगा। सुनो अब जरा ध्यान से, मैं यहां से चोरी करना सिखा रहा हूं आपको, पढ़ते जाओ। क्या बोल रहा है कि भैया सॉल्यूट का मास है x ग्राम, अच्छा लो गुरुजी आपकी बात मान ली हमने, मास ऑफ सॉल्यूट, बोलो भाई x ग्राम, और क्या चुरा सकते हो, और आप ये चुरा सकते हो कि मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम। तो आपको जल्दी से दिमाग में आ जाएगा कि गुरुजी हम मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लेंगे, आपकी जरूरत ही नहीं है, क्या, क्योंकि अब हम इंटेलिजेंट हो गए, 100 माइनस x ग्राम, समझे, ये तीन चीजें मिल गई। लेकिन अभी कहानी अधूरी है, क्यों, क्योंकि अभी तो वॉल्यूम की भी बात करेंगे। इसका यूज क्या है मैं बताता हूं आपको, पहले इसको देख लो। अगर क्वेश्चन में, और अगर क्या क्वेश्चन में अगर वो देगा, आपको बोलेगा कि भैया डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज d ग्राम पर ml, क्या बोला उसने, डेंसिटी d ग्राम पर ml, तो यार एक बात बताओ, क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं निकाला जा सकता, हाँ, डेंसिटी आते ही माइंड में आता है गरीबों का सहारा, डेंसिटी, हमारा डेंसिटी पता हो तो मास ऑफ सॉल्यूशन और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में से किसी के साथ भी खेला जा सकता है। आपको यहां पर खेलना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के साथ। तो अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के साथ खेलना है तो आपको पता है क्या, डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम मास बाई डेंसिटी, गुरुजी मास ऑफ सॉल्यूशन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन ये रहा 100 बाई डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दैट इज d। अच्छा मास ग्राम में, डेंसिटी ग्राम पर ml, यानी वॉल्यूम ml में आएगा। हो गया, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताना, क्या अगर आपको, आप बचपन से पढ़ते हैं बेटा, बचपन का मतलब 9th 10th क्लास है ना, हालांकि मोल कॉन्सेप्ट का जो है 11th में आता था, पहले अब हटा दिया गया है, सॉरी 9th में आता था, हटा दिया, 11th में आप पढ़ते हो। अगर आपको सॉल्यूट के मोल्स पता है, क्या आप सॉल्यूट के मास पता है तो सॉल्यूट के मोल्स निकाल सकते हो, हाँ, कैसे निकालेंगे सर, गिवन मास
भाई मोलर मास, अरे सॉल्यूट तो H3PO4, इस पर्टिकुलर केस में H3PO4 है, H3PO4 का मॉलिक्यूलर वेट नहीं पता, पता है 98 मोल्स आ गए, वॉल्यूम आ गया, दिमाग चमका। क्या क्या कहा दिमाग ने, गुरुजी मोलैरिटी निकाल सकते हैं। बोलो भाई मोलैरिटी क्या हो गई, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ml मल्टीप्लाई बाई 1000, यानी परसेंटेज वेट बाई वेट से मोलैरिटी कैलकुलेट करवा दी। यही तो है इंटर कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। मैंने कहा था दिमाग लगवाऊंगा, अच्छा खासा दिमाग लगवाऊंगा, पेन पेपर लेकर बैठना, कहानियां नहीं चल रही हैं, कहानियां नहीं चल रही हैं, लेक्चर चल रहा है, सुनो समझो दिमाग लगाओ रिवाइज करो। मोलैरिटी आ गई, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताना बेटा, हाँ गुरुजी अब हमें सब आ जाएंगे, अब हम मोलैरिटी भी निकालेंगे। कैसे मोलैरिटी बोलो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम मल्टीप्लाई बाई 1000। क्या आपको मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता है? हाँ निकाले अभी। क्या मास ऑफ सॉल्वेंट? यस ये रहा मास ऑफ सॉल्वेंट, कहां है? ये रहा 100 माइनस एक्स। मोलैरिटी आ गई, लो आ गई, जरूरत ही नहीं है। गुरुजी अगर हमें मोलैरिटी पता है तो हम तो नॉर्मेलिटी में भी खेलेंगे। बिल्कुल खेलो बेटा, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। और आपने अगर मोलैरिटी निकाल ली तो नॉर्मेलिटी आ जाएगी। फिर आप बोलोगे गुरुजी हमें मोल फ्रैक्शन भी निकालने दो, क्योंकि हमने मोल फ्रैक्शन पढ़ लिया। मोल फ्रैक्शन किसका पढ़ोगा? बाइनरी सॉल्यूशन है। अगर बाइनरी है तो दो ही कंपोनेंट है, एक H3PO4 और एक्वस मतलब पानी, एक्वा। तो मतलब अगर आपसे बोले कि बताओ H3PO4 क्या मोल फ्रैक्शन और मोल फ्रैक्शन वाटर, मैं वाटर का तो मेरे को ऐसे निकालूंगा, मैं पागल थोड़ी हूं, मैं ऐसे निकालूंगा। अरे इसको यूज तो करोगे, जो पढ़ाया उसको यूज करो। H3PO4 मोल फ्रैक्शन ऑफ H3PO4 कैसे निकालोगे? H3PO4 के मोल मतलब सॉल्यूट के मोल, ये निकाल लिए अपॉन नीचे क्या आएगा, ध्यान से सुनना, टोटल मोल्स में। अब बच्चा जो गलती करता है वो बता देता हूं मैं आपको। इधर आओ बेटा, एक बात बताना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो आपने निकाल लिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट यू हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, बहुत बढ़िया। सर अगर हमें मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकालना हो तो भी हम निकाल सकते हैं। कैसे? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट होता है मास कहां है? मास ये रहा मास भाई, मोलर मास अगर पानी है तो 18, अगर सॉल्वेंट चेंज हुआ तो 18 नहीं आएगा। मैंने यहां पर एक्वस लिखा इसलिए मैं 18 लिख रहा हूं। क्या आपको मोल्स ऑफ सॉल्वेंट पता है? तो बेटा आपका ये कहानी खत्म हो जाएगी। क्यों? आप बोलोगे टोटल मोल्स कहां से लाए? तो बच्चा जो गलती करता है पता है क्या करता है? वो ढूंढता है, अच्छा टोटल मोल्स मतलब सॉल्यूशन का मास। अरे भाई सॉल्यूशन का मास से मोल नहीं निकलते हो, क्योंकि जैसे ही आप सॉल्यूशन का मास रखोगे तो मॉलिक्यूलर वेट किसका रखोगे? सॉल्यूशन का मॉलिक्यूलर वेट होता होगा, मॉलिक्यूलर वेट पर्टिकुलर सब्सटेंस का होता है, और सॉल्यूशन जो है वो मिक्सिंग है। तो ये गलती कभी ना करना, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूशन मत रख देना, कुछ होता ही नहीं है, ये सब कहानियां है ना, ये सब कुछ नहीं होता है। आप कैसे निकालोगे? तो गुरुजी ये कहानी आपने बता दी, टोटल मोल्स का मतलब है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, अलग अलग कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। बस बेटा ये जिस दिन सीख गए फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। अब आप किसी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म को मोलैरिटी से परसेंटेज वेट बाई वेट पे भी जा सकते हो, और परसेंटेज वेट बाई वेट से मोलैरिटी पे जा सकते हो। मोलैरिटी से परसेंटेज वेट बाई वेट, परसेंटेज वेट बाई वेट से मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन से परसेंटेज वेट बाई वेट, परसेंटेज वेट बाई वेट से मोल फ्रैक्शन। अभी और होंगी तो इन सबको फिर और रिलेट करूंगा। वेट क्लियर है? तो गुरुजी कैसे कोई फॉर्मूला होता है क्या परसेंटेज वेट बाई वेट का? देखो बेटा है ना, मतलब बना लो, मैं तो नहीं याद करता एक्चुअली में, कॉन्सेप्चुअली चलोगे आप चीजों को तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कितना याद रखोगे? मेरी कोशिश ये है कि मैक्सिमम चीजें आपको कॉन्सेप्चुअली सिखाई जाए, फॉर्मूलास तो नहीं पसंद करता मैं, ठीक है। तो आप भी जितने मिनिमम हो सके उतना, क्योंकि हमें टाइम भी बचाना है। ऐसा नहीं है कि सर हम तो दिल पे ले गए, आपने कहा था फॉर्मूला याद ही नहीं करेंगे, अब हम एग्जाम में डिराइव करेंगे अपने फॉर्मूलास, ये नहीं करना है। जितना आसानी से चीजें हो जाए, कॉन्सेप्चुअली भी अगर आसानी से लग जा रहा है तो लग जाए, बट आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, है ना, फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, जरूरी भी है। हर चीज का फॉर्मूला नहीं डिराइव करना है आपको, यहां एक बार मैं करवा दूंगा, पर एग्जाम में आपको डायरेक्ट फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है, अगर वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। हाँ अगर वो एडवांस तो बहुत कम देता है, बाकी तो कॉन्सेप्चुअली मांगता है।
हाँ, अगर वो ये कह रहा है एडवांस क्वेश्चन कि नहीं नहीं आप तो डेराइव करके अपनी कंडीशंस पे कुछ निकालो, तो फिर निकाल लेंगे, क्योंकि हमें ये पता है। यस और नो? तो गुरुजी परसेंटेज वेट बाई वेट क्या कह रहा है? देखो अभी तो आप लोगों ने बोला, मैंने नहीं बोला, आप लोगों ने बोला कि ऊपर वाला वेट सॉल्यूट के लिए है, नीचे वाला वेट सॉल्यूशन के लिए है। तो हो गया ना, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन, ग्राम में मल्टीप्लाई बाई 100, बन गया फॉर्मूला आपके लिए। तो परसेंटेज W बाई W का फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं छोटा सा, आप इसको बॉक्स में बंद करो, खुश रहो। परसेंटेज वेट बाई वेट का क्या हो गया? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन। थोड़ी जगह कम है, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक कर लेते हैं ना। चलो भाई यहां से लिखते हैं परसेंटेज वेट बाई वेट, तो वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में, नीचे बोलो वेट ऑफ सॉल्यूशन ग्राम और मल्टीप्लाई बाई 100, 1000 मत कर देना, परसेंटेज है, ठीक है। चलिए ये नोट कर लो, वैसे फॉर्मूला का कोई जरूरत नहीं होता आप लोगों के लिए। चले भाई नोट करो, बढ़िया चीज है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है, कुछ है क्या इससे रिलेटेड? हाँ एक क्वेश्चन तो है, कर लेते। चलो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाई मास। मैंने क्या कहा था, मास परसेंट है, परसेंटेज वेट बाई वेट, परसेंटेज मास बाई मास और परसेंटेज बाई मास, एक ही टर्म है, एक ही मतलब है। यानी आपको क्वेश्चन में पता है उसने क्या बोला है उसने इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2 जो है ना उसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, वो भी सॉल्यूशन है, तो कुछ नहीं होता, एक्वा सॉल्यूशन है, और उसका दिया हुआ 20% वेट बाई वेट। क्या मैंने अभी भी ऐसा ही कुछ लिख के दिया था? देखो ध्यान से, अरे ऐसा ही तो कुछ लिख के दिया था, 20% वेट बाई वेट इथाइलिन ग्लाइकोल एक्वा सॉल्यूशन है। अच्छा आपको इसको ओपन करना आता है? हाँ गुरुजी, अभी तो आपने बताया था, अगर आपके सामने ऐसा लिखा हुआ X% वेट बाई वेट का मतलब, तो आपने बोला था X ग्राम, तो मैं लिखूंगा 20 ग्राम। क्या? इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2, इथाइलिन ग्लाइकोल, मॉलिक्यूलर वेट भी गिवन है, बहुत बढ़िया, मेहनत भी नहीं कर पाएगा। 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल प्रेजेंट इन बोलो भाई 100 ग्राम सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन या 100 माइनस 20 यानी 80 ग्राम सॉल्वेंट। स्टैंडर्ड तो 100 ग्राम सॉल्यूशन है ना, चलो, पर आप ऐसा लिखोगे तो इस पर्टिकुलर केस के लिए कहानी चली जाएगी। तो बोलो भाई मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल आ गया, C2 क्या लिख रहा हूं ये मैं, C2H6O2, ओके, मास ऑफ C2H6O2 दैट इज 20 ग्राम, ओके बेटा। नाउ मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100 ग्राम है, तो मास ऑफ पानी तो है, एक्वस है, बोलो भाई 80 ग्राम। ओह 80 कैसे आया? 100 माइनस 20, अरे सॉल्वेंट है ना बेटा, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट करोगे, ठीक है। चलो तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लोगे, मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2, बोलो भाई जल्दी से, 20/62 will give you the moles of ethylene glycol that is solute. सिमिलरली मोल्स ऑफ वाटर कैसे निकालोगे? मोल्स ऑफ वाटर तो हम इजीली निकाल पाएंगे गुरुजी, मास बाई मोलर मास। पानी का मोलर मास सबको पता है, पूरी दुनिया जानती है, 18 होता है। तो हमसे पूछा क्या आ रहा है? मोल फ्रैक्शन मांगता है। ओहो कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी, आपने हमें चीता बनाया मोल फ्रैक्शन में। कैसे? C2H6O2 देखो क्या कहता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, मतलब इथाइलिन ग्लाइकोल के मोल यानी 20/62, ओके, डिवाइड बाई टोटल में 20/62 प्लस 80/18। बेटा ये कहानी यही मेरे लिए तो खत्म हो गई, आपको इसके बाद जाके आंसर निकालना है, नहीं रोकना है प्लीज। मैं आप लोगों से कह रहा हूं कैलकुलेशन पूरी किया करो, मैं नहीं करूंगा, कैलकुलेशन वाला पार्ट आपका रहेगा, बता दिया, बार बार बोलूंगा नहीं मैं आप लोगों को, ठीक है। ये कैलकुलेशन है, इसको आप कर लो खत्म, जो भी आंसर आएगा वही आपका आंसर है।
अगर उसने ये पूछा भी होता ना कि अच्छा आप तो एक चीज बताओ मुझे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर भी बता दो, तो आप कर देते ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन का इक्वल कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत इजी है। अच्छा उसने तो हालांकि डेंसिटी इस क्वेश्चन में इस सॉल्यूशन की डेंसिटी नहीं दी, अगर वो डेंसिटी दे देता तो फिर मैं इस क्वेश्चन से पता मोलैरिटी भी पूछता, मैं नॉर्मेलिटी भी पूछता, मैं सब पूछता। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए बना देता हूं, है ना, ये तो इसमें तो नहीं पूछा, पर आप एक काम करो, लास्ट एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जैसे अगर आपको ये लिख के दे दे क्वेश्चन, ऐसा समझो 4.9 4.9% weight by weight aqueous H2SO4 solution is given and the density of H2SO4 solution लिखा होता है, solution ही है, डेंसिटी ऑफ H2, सॉल्यूट मत समझ लेना बेटा, डेंसिटी जो है ना वो सॉल्यूशन की गिवन है। डेंसिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन इज गिवन एज, लेट्स सपोज इट इज गिवन एज 1.2 ग्राम पर ml। फाइंड, क्या क्या फाइंड करवाऊंगा बेटा, मैं तो बहुत कुछ फाइंड करवाऊंगा, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, परसेंटेज, परसेंटेज नहीं मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन किसका, H2SO4 का, और मोल परसेंट ऑफ H2। ये क्या नया बवाल आ गया गुरुजी, मोल परसेंट, बेटा मोल परसेंट एक वर्ड लिखा आता है, कई बार कुछ नहीं करना, मोल फ्रैक्शन जो है परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना। अब आप बोलोगे सर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना नहीं आता, तो आप गलत जगह हो। 10th क्लास तो बहुत ज्यादा बता दिया, मतलब बहुत लोअर क्लासेज में परसेंटेज निकालना सिखाया जाता है, तो मैं ये कहानी नहीं बताऊंगा। मोल फ्रैक्शन निकालो, मल्टीप्लाई करो 100 से, कहानी खत्म हो जाएगी, वैसे बता दिया। ठीक है, चलिए भाई सॉल्व करते हैं। ओके तो गुरुजी आपने जैसा बोला वैसे कर देते हैं। आपने हमको इसका मतलब समझा रखा है, और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 4.9% वेट बाई वेट का मतलब बता रहा हूं, 4.9 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन बोलो भाई, 4.9 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। बहुत बढ़िया, आगे देखो, यहां से अब मैं जल्दी करूंगा थोड़ा सा ना, यहां से मैं डायरेक्ट, अब देखो मुझे एक चीज समझ में आ गई, चोरी करेंगे अगर डेटा की, तो मुझे एक चीज समझ में आ गई कि H2SO4 के मास पता है, तो मोल्स निकाल लें। मोल्स कैसे निकालोगे, H2SO4 के मोल्स गिवन मास बाई मोलर मास, H2SO4 का मोलर मास बेटा 98 होता है, जिसको दिक्कत है वो निकाल सकता है। 2 + 16 सॉरी सल्फर का 32, 2 + 32 प्लस ऑक्सीजन 16 × 4 64 ऐड कर लेना आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये आगे मोल्स ऑफ H2SO4। अच्छा मैं मोल्स ऑफ वाटर भी निकाल लूं क्या, जरूरत पड़ेगी क्योंकि मोल फ्रैक्शन की भी बात कर रहा है। बोलो भाई वाटर का मोल्स कैसे निकालोगे, मास कहां है, ये तो सॉल्यूशन है, वाटर मतलब सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब 100 माइनस दिस, और 100 माइनस दिस करोगे तो आएगा 95.1, 100 माइनस 4.9 95.1 डिवाइड बाय वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18। इसको, ये तो मेरे को आसान दिख रही है कैलकुलेशन, इसको जब आप सॉल्व करने जाओगे तो बेटा ये हो जाएगी आपकी 1/20, 1/20 मतलब 0.05। ठीक है बेटा, और आप इसको सॉल्व कर लो तो नियर अबाउट, अच्छा एक काम करते हैं रफली कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना, 95 ले लेता है, 18 5.2829 के आसपास आती है। ठीक है बेटा, चलो कोई दिक्कत नहीं है ना, पढ़ते जाओ क्या क्या पूछा है। अच्छा उसने क्वेश्चन में डेंसिटी भी दे रखी है, तो हम वॉल्यूम और कैलकुलेट कर ले, फिर हमारी मेहनत बच जाएगी। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा, डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हो जाएगा मास बाय डेंसिटी, मास ऑफ सॉल्यूशन इज 100, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन एज 1.2 ग्राम पर ml। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, बस आ जाओ इधर, रखना शुरू करते हैं। मोलैरिटी फॉर्मूला बोलेंगे, मोलैरिटी मोल्स ऑफ सॉल्यूट वो रहे 0.05 डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये रहा बेटा 100 बाई 1.2, ये ml में आता है, मल्टीप्लाई बाई 1000। अगेन कैलकुलेशन आपकी है, आप करोगे। मोलैलिटी बोलो, मोलैलिटी होगी मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा 95.1 ग्राम मल्टीप्लाई बाई 1000। मास सॉल्वेंट का 95.1 है ना, ये रहा ग्राम में, नीचे मास आता है मोलैलिटी में, आप लोगों को बता चुका हूं मोलैलिटी में नीचे मास आता है। नाउ नॉर्मेलिटी सॉल्व करेंगे, नॉर्मेलिटी क्या होगी गुरुजी
मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, पूरी दुनिया जानती है H2SO4 का एन फैक्टर। और मोलैरिटी कहां से लाओगे? ऊपर से लाओगे, क्योंकि यू हैव ऑलरेडी कैलकुलेट द मोलैरिटी। ओके, ठीक है बेटा। नाउ मोल फ्रैक्शन H2SO4 का निकालना है। H2SO4 का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे? H2SO4 के मोल वो रहे 0.05, ओके, डिवाइड बाई टोटल मोल मैं H2SO4 के मोल प्लस गुरुजी पानी के मोल, ये लो बेटा, ये रहा आंसर। और मोल परसेंट में क्या करोगे? जो भी आंसर आएगा कैसे निकालोगे? सबसे पहले तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 करोगे, और जो भी तुम्हारा आंसर आया उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना, कुछ भी नहीं करना, आपका आंसर मोल परसेंट में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है बेटा? तो ये कहानी देखो, कितनी मजेदार कहानी सिखाई है मैंने आप लोगों को। ये सब चीजें आप पेन पेपर लेके बैठो, नोट करो। ये चीज है, ये बिल्कुल लेवल की चीज दे रहा हूं मैं आप लोगों को, आसान नहीं है। आपको डीप कोर में एक एक लाइन एक्सप्लेन की गई है, बिल्कुल खोल के दिखा दी स्टेटमेंट, हर एक स्टेटमेंट, हर एक लाइन खोल के दिखा दी। आप क्या, अब कहीं से भी क्वेश्चन है आप कर ले जाओगे। क्लियर है? यस और नो? चलो बेटा, इसको नोट कर लो जल्दी से, है ना। वो वाली स्लाइड दिखा देता हूं जो अभी लिखी थी, वो ये रही। इस क्वेश्चन को आप लोगों को मैंने एक बेसिक एग्जांपल था जो मैंने आपको करके दिखा दिया। ये फिर इथाइलिन ग्लाइकोल वाला एग्जांपल है, ये और भी आसान था, ये आप कर सकते हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूं ना, सुनो मेरी बात ध्यान से। एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूं, मैं कोशिश करूंगा कि आज मैं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम तक खत्म करूं, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम कंसंट्रेशन टर्म को क्वेश्चंस के साथ खत्म कर दें। और आज आपके लिए एक सरप्राइज भी है। क्या सरप्राइज है अभी दिखाता हूं, है ना, मजा आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको खत्म कर लेते हैं, 5-10 मिनट में इसको खत्म करते हैं, क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। वो फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म को समझाने के लिए मेहनत लगती है। अब आप समझ गए क्या बेसिक फंडा क्या है? बेसिक फंडा है गुरुजी, परसेंटेज है तो मतलब 100 के लिए फिक्स कर दिया, ऊपर वाला सॉल्यूट के लिए, नीचे वाला सॉल्यूशन के लिए, और वेट है तो ग्राम में आएगा, वॉल्यूम है तो ml में आएगा। यानी हम बना सकते हैं कैसे? अगर आपके को सामने लिखा है X% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ H3PO4, H3PO4 ही लेके चलता हूं ना, कुछ भी ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। एक्वस सॉल्यूशन, हमें इस पे फोकस करना है। ये क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि भैया x ग्राम, मैंने आपको क्या बताया, ऊपर वाला सॉल्यूट के लिए वेट है तो ग्राम में आएगा, x ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन, नीचे वाला वॉल्यूम है, सॉल्यूशन के लिए आता है तो बोलो भाई x ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। अब देखो तुम फंस गए, कैसे गुरु? तुम बोलोगे गुरुजी हम एक कहानी ऐसे लिख सकते हैं, x ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 माइनस x ml सॉल्वेंट, क्योंकि आपने ही तो बताया था सॉल्वेंट का मतलब सॉल्वेंट, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, ये रहा सॉल्यूशन, ये रहा सॉल्यूट, माइनस कर दिया, यानी ये वाली लाइन सही हो गई। अरे बच्चों, मास है और वॉल्यूम है, क्या वॉल्यूम में से मास को माइनस कर दोगे क्या डायरेक्ट? कैसी बातें कर रहे हो? अच्छा, तो तुम बोलोगे नहीं गुरुजी, ओके आपकी बात हमने मान ली, हम तो ऐसा तो लिख सकते थे 100 माइनस x ग्राम सॉल्वेंट। अरे बेटा ये सब कुछ नहीं करना, इसलिए मैंने कहा था फंडामेंटल ये है, बेसिक ये है। आप कन्वर्ट करोगे पहले 100 ml सॉल्यूशन, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को आप या तो पहले मास में कन्वर्ट करो, और उसके लिए डेंसिटी चाहिए, गरीबों का सहारा डेंसिटी हमारा, तो पहले डेंसिटी लाओ, वो दे रखी होगी, तो पहले इसको कन्वर्ट करो डेंसिटी के साथ फॉर्मूले में रख के मास में, और उसके बाद आप मास ऑफ सॉल्यूट माइनस कर दो, मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। करके देखते हैं, ठीक है। और मान लेते हैं डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्वेश्चन में गिवन है d ग्राम पर ml। अच्छा, आप लोगों को बताऊं मैं, आप लोगों को मैं कब से कह रहा हूं चोरी करना सीखो, डेटा की चोरी कैसे करोगे देखो जरा ध्यान से। अगर आपके सामने लिखा हुआ है x ग्राम सॉल्यूट, तो साफ साफ पता लग गया ना यहां से मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है जल्दी बोलो, x ग्राम। उधर से बोलो, चेक करके बताओ जल्दी से, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ml। अच्छा, अगर आपको वॉल्यूम पता हो, क्वेश्चन में डेंसिटी दे रखी हो, तो आप मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हो। डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम है 100, डेंसिटी है d, मास आ जाएगा ग्राम में। अगर आपको मास ऑफ सॉल्यूशन पता है, मास ऑफ सॉल्यूट पता है, तो भैया जल्दी से मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लोगे। कैसे निकालोगे? मास ऑफ सॉल्यूशन 100 इंटू डी माइनस मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज x। अरे नहीं रटना, कॉन्सेप्ट को समझो।
मास सॉल्यूट का आ गया, सॉल्वेंट का आ गया, वॉल्यूम आ गया। गुरुजी बस अब छोटा सा गेम बचा है, और वो गेम क्या है मैं बता देता हूं। अगर आपके पास सॉल्यूट का मास है तो आप सॉल्यूट के मोल्स निकालोगे। पहले क्या निकालोगे? मोल्स। कैसे निकालोगे सॉल्यूट के मोल? कैसे निकालोगे बेटा? गिवन मास बाई मोलर मास, ये रहा x बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालोगे? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ये रहे, मास ऑफ सॉल्वेंट 100 इंटू डी माइनस x डिवाइड बाई, पानी लेकर चलते हैं जनरली इसलिए मैंने 18 रख दिया। सॉलिड के मोल्स पता है, सॉल्वेंट के मोल्स पता है, टोटल मोल्स पता है। अब उसकी मर्जी है जो पूछने दो। मतलब आप, मैं कह रहा हूं कि इससे 4 सवाल पूछ सकता हूं मैं, 4 सवाल। कैसे? पढ़ो इधर, मेरी मर्जी। मैंने बोला बेटा बताओ मुझे मोलैरिटी, मेरा मन, मैंने आपसे आके बोला बेटा बताओ मुझे मोलैरिटी, तो तुम बोलोगे गुरुजी मोलैरिटी का मतलब है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये रहे मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नीचे आप बोलोगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml मल्टीप्लाई बाई 1000, ये रहा बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कहां है कहां है कहां है? ये रहा। आ गई मोलैरिटी। क्या दिया था? परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। क्या निकाल दिया? मोलैरिटी। मतलब इंटर कन्वर्जन करना आ गया वो आप लोगों को? यस। अच्छा, उसने बोला नहीं नहीं नहीं, हम तो मोलैरिटी भी पूछेंगे गुरुजी। मोलैरिटी निकाल लो। कैसे निकालोगे? बोलो भाई। मोलैरिटी हो गई मोल्स ऑफ सॉल्यूट, आप लोगों को पता है, ये रहा। मास ऑफ सॉल्वेंट वो रहा। अच्छा, मल्टीप्लाई 1000 कर देना ग्राम में। ओके, नॉर्मेलिटी मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। क्या एन फैक्टर निकालना मैंने नहीं सिखाया है। मोलैरिटी ऊपर आ गई, नॉर्मेलिटी आ गई। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन भी निकाल लोगे। H3PO4 का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे? H3PO4 के मोल्स अपॉन टोटल, टोटल में बेटा इन दोनों को ऐड कर देना। पानी के मोल फ्रैक्शन पूछेगा, बिल्कुल लो, पूछने दो, हमें क्या दिक्कत है। बोलो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ H3PO4, H3PO4। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये तो बेसिक है, मतलब ये तो आपने 4 बार कर ही लिया। हम जो नई चीज इंट्रोड्यूस कर देते, परसेंटेज वेट बाई वेट में भी पूछेगा वो। गुरुजी परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम से परसेंटेज वेट बाई वेट, हाँ कैसे? अब आप एक चीज समझो, परसेंटेज वेट बाई वेट क्या है? परसेंटेज है मतलब 100 करना है, ऊपर वाला सॉल्यूट के लिए, नीचे वाला सॉल्यूशन के लिए ग्राम में करना है। मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट ढूंढो ढूंढो ढूंढो, वेट ऑफ सॉल्यूट ये रहा x। नीचे आओ, वेट ऑफ सॉल्यूशन कहां है? वेट ऑफ सॉल्यूशन ये रहा बेटा, मास ऑफ सॉल्यूशन 100 इंटू डी। और परसेंटेज के लिए करोगे 100 से 100 ये आ गया परसेंटेज वेट बाई वेट। ठीक है। अच्छा, क्या ये टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है? तो बोलोगे यस। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम आ रहा है। लेकिन परसेंटेज वेट बाई वेट में वॉल्यूम नहीं था, इसलिए टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी थी। ठीक है, ठीक है। चलो, तो अब आपको ना मैं कुछ सरप्राइज दे देता हूं। हालांकि परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम के को हम कंटिन्यू करेंगे, थ्योरी खत्म हो चुकी है, क्वेश्चंस के फॉर्म में हम लोग देखेंगे। बट आप लोगों के लिए कुछ सरप्राइज है, और सरप्राइज है, एक काम करो, जल्दी से वीडियो को पॉज करो और पहले आप ये क्वेश्चंस ट्राई कर लो। बहुत बढ़िया, जेईई मेंस के क्वेश्चंस हैं, करो। एडवांस वाले मैं कराऊंगा इसलिए मैंने नहीं दिखाए। अगर किसी बच्चे को ज्यादा लगता है, आता है, तो एक बार ये नोट कर लो, फिर एडवांस वाली स्लाइड दिखाता हूं। वीडियो को पॉज करो और नोट करो जल्दी से। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन ये रहे, 4 क्वेश्चन ये रहे, जल्दी से नोट कर लो। 8 क्वेश्चन है टोटल, और इनको कर लिया मतलब कॉन्सेंट्रेशन टर्म में चीता हो जाओगे एकदम। करो जल्दी से, वीडियो पॉज करो, नोट करो। हाँ, अच्छा, आप लोगों के लिए जो होमवर्क है वो ये है, सुनो जरा। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी आप लोगों के लिए मैंने डायरेक्ट कॉपी पेस्ट की है। अपने इंटेक्स क्वेश्चन है 1.1 से 1.5, आप सबके पास एनसीईआरटी है। जाओ एनसीईआरटी खोलो और ये 5 क्वेश्चन ट्राई कर दो। बहुत इजी है, बिल्कुल लड्डू है, हो जाएंगे इजीली। ठीक है। और जो एडवांस की प्रॉब्लम है, जिन बच्चों को लगता है कि उनको एडवांस का ट्राई करना है, थोड़ा मजे लेने, लो लिख लो, जेईई एडवांस 2019 का क्वेश्चन है आपके सामने। ये सब क्वेश्चन मैं अगली क्लास में बताऊंगा, क्योंकि आज का टाइम हो चुका है। तो आप लोगों को होमवर्क इसलिए दे रहा हूं ताकि आप इंगेज रहो। कम से कम मानकर चलो लगभग 8, 5, 13, लगभग 15-16 क्वेश्चन है जो होमवर्क दिए। बढ़िया, आराम से आप टाइम लेकर बैठोगे तो 1 घंटा जैसा निकल जाएगा, 40-45 मिनट निकल जाएंगे आराम से। ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन नोट करो वीडियो पॉज करके। उसके बाद एडवांस का क्वेश्चन और लो आपके सामने, वीडियो पॉज करो, करो बेटा जल्दी से। और ये लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो। तो आई होप आज आप लोगों को आज का लेक्चर बिल्कुल मजेदार लगा होगा। बेटा जो भी बच्चे
अभी इस लेक्चर को देखने आते हैं, देखो, नोट्स बनाओ, बट आपको एक काम करना है शुरू में। देखो मैंने आपको पढ़ाया, आपको लगता है कि गुरुजी आए 1 घंटा पढ़ाया, पर उस 1 घंटे के पीछे की मेहनत है, और उस मेहनत के पीछे आप लोगों को एक काम करना है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब सबसे पहले करना है। ठीक है, आप लोगों को पूरा कंटेंट यही मिलेगा। मैं आप लोगों को कमिटमेंट कर चुका हूं, हर लेक्चर में करता हूं और अब मैं कर रहा हूं, आप लोगों को सब चीजें यही मिल जाएंगी, कहीं नहीं जाना है, यही रहना है। ठीक है, कोशिश करेंगे नंबर ऑफ वीडियोस की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं, ताकि आप लोगों को टाइम टू टाइम वीडियोस मिलती रहे और जल्दी जल्दी वीडियोस मिले, ताकि आप अपने सिलेबस को रेगुलरली अपडेट, मतलब सिलेबस को रेगुलरली कंप्लीट कर सकें। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टाटा बाय बाय।